Jai Hind and welcome friends to today's second information rich session of research and editorial analysis powered by GrowthPoint UPSC। दोस्तों आज दूसरा जो लेख है वो टाइम्स ऑफ इंडिया से है, जिसका नाम हमें दृश्यमान है, जुडिशरीज टास्क टाइटल्ड एक लेख है जो कि अननेम्ड है, बेनाम है। दूसरा लेख सिंपल सा है, साधारण सा है, मगर इसमें से जो हमें जो चर्चा करने वाले तथ्य मिले हैं वो थोड़े महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसलिए यह लेख का आधार लेके हम लोग वो बात करेंगे। दूसरी बात, अगर विषय संबंध की बात करें हमारे परीक्षा की दृष्टि से, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ यह पूरा का पूरा लेख संबंधी है। उसमें भी सेपरेशन ऑफ पावर्स जो डॉक्ट्रिन है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, उसको एक्सप्लोर करने वाला यह लेख है। दूसरी बात देखिए, दुनिया की किसी भी सरकार हो उसे उसके सामान्यतः 3 अंग होते हैं। पहला होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव, तीसरा होता है जुडिशियरी। मगर जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपनी सत्ता से ज्यादा जो है प्रभावी बनने लगे, अपनी औकात से ज्यादा प्रभावी बनने लगे, तब जुडिशरी हरकत में आ जाती है और जुडिशरी उसको रोकती है, उसको अपना वास्तविक स्थान दिखाती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। थोड़े ही दिनों पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुंह के ऊपर एक चाटा मारा है। बात कुछ ऐसी थी कि जावेद सिद्दीकी नामक एक अपराधी है और अपराधी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है और उसको हाजिर भी नहीं किया गया या उसमें थोड़ी ढील हुई है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इंस्ट्रक्शन दी है कि आप उसको त्वरित ही उसको रिहा कर दे, उसको जल्द से जल्द जो है छोड़ दे। ठीक है, तो ऐसी कुछ बात हुई है और इस बात से हमें लगता है कि जुडिशरी ने उत्तर प्रदेश सरकार को, यानी कि वहाँ की एग्जीक्यूटिव को और वहाँ के लेजिस्लेचर को अपना वास्तविक स्थान जो है वो दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि बंधारण से ऊपर, यानी कि संविधान से ऊपर और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार को अब समझना है, अब उसको अपना पक्ष रखना है इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने। तो देखते हैं पूरा लेख। पहले सर्वप्रथम फोटोग्राफ देखेंगे, उसके बाद लेख के निष्कर्ष से चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखते हैं। देखिए, यह पूरा का पूरा फोटोग्राफ है जो कि अननेम्ड आर्टिकल है विच इज पब्लिश्ड इन टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए, अब शुरुआत करेंगे अपने इस सेशन की यह निष्कर्ष से। देखिए, कुछ निष्ठुर बेरहम कानून व कार्यकारिणी के अतिशय प्रभाव की वजह से अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा और ये अदालत थी इलाहाबाद हाईकोर्ट। ठीक है, इसने हस्तक्षेप किया और उत्तर प्रदेश सरकार को बोला कि भाई आप जो कर रहे हैं इस जावेद सिद्दीकी के मामले में वो सही नहीं है, वो गलत है, आपको यहां से रोक देना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी जगह बताई, अपना जो वास्तविक स्थान था वो बताया, जिस वास्तविक स्थान से आगे चलने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हो रही थी। कोर्ट ने आदेश दिए जावेद सिद्दीकी को त्वरित ही रिहा कर दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए। तो देखते हैं जावेद सिद्दीकी के बारे में। देखिए, उसका पूरा नाम मोहम्मद जावेद सिद्दीकी है और वो एक समाजवादी पार्टी का एक नेता है वहां का, प्रादेशिक उत्तर प्रदेश में। कुछ दिनों पहले, यानी कि कुछ महीनों पहले, आई एम सॉरी, जून महीने में कुछ दंगे हुए थे जौनपुर के इलाके में, उत्तर प्रदेश के। तो और ये जो दंगे थे वे दलित और मुस्लिम के बीच के दंगे थे, यानी कि हिंदू मुस्लिम के थे, हिंदू की बाजू से दलित थे। कुछ दलितों के घरों को जला दिया गया, इनफैक्ट 8 से 10 घरों को जला दिया गया। दंगे हुए, फसाद हुए। तो इसी के कारण सर उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह जावेद सिद्दीकी की जो है अटकायत की थी, उसको हिरासत में लिया था। देखते हैं, समाजवादी पक्ष के नेता है। दलित व मुसलमानों के दंगे के दौरान इन लोगों ने 10 दलित कुटुंबों के घर जलाए, कानून व्यवस्था में बाधा डाली, यानी कि दे डिसरप्टेड पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जौनपुर में जो दंगे थे उसमें शामिल है और उसको आर्सन और रायोटिंग के लिए, दंगे फसाद के लिए इसको बुक किया गया, इसको हिरासत में लिया गया। और इसको जो हिरासत में लिया गया वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हिरासत में लिया गया, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ही प्रिवेंटिव डिटेंशन की प्रावधान है उसमें। उसी के मुताबिक इस आदमी को, इस गुनहगार को हिरासत में लिया गया। देखिए, यह जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो एक दरअसल राष्ट्र की सुरक्षा को
बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए यह एक कानून है। इस कानून के कुछ प्रावधान ऐसे है जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो कानून है वो विवादास्पद रहा है। सिंस इट्स इंसेप्शन 1980 से यह कानून चल रहा है, तो वहां से ही आप कह लीजिए कि यह कानून एक विवादास्पद रहा है, सुर्खियों में रहा है। ठीक है, तो उसी के तहत यह जावेद सिद्दीकी की, मोहम्मद जावेद सिद्दीकी की अटकायत हुई थी, उसको हिरासत में लिया गया था। देखिए, कई सारे कानून हैं हमारे भारत में जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को जगह देते हैं, उसको एक स्पेस अलॉट करते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशंस के लिए भारत में। देखिए, सर्वप्रथम तो अगर आर्टिकल 22 अनुसार देखें हमारे संविधान का, तो दो प्रकार के डिटेंशन हो सकते हैं, दो प्रकार की अटकायत हो सकती है। सर्वप्रथम प्यूनिटिव और दूसरी प्रिवेंटिव। इसे निवारक कह सकते हैं, निवारक कैद, और ये जो है ये नॉर्मल है। यानी कि कोई व्यक्ति ने गुनाह किया तो उसके आधार पर उसको हिरासत में लिया जाएगा, दैट इज प्यूनिटिव एक्शन। मगर कोई आदमी गुनाह करने वाला है, ऐसी शंका आशंका को ध्यान में रखते हुए, उसे मद्देनजर रखते हुए अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए तो दैट इज टर्म्ड एज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन। कुछ प्रावधान है प्रिवेंटिव डिटेंशन में। कंसुलर एक्सेस के ऊपर लिमिटेशन है, आपको अरेस्ट का रीजन बताया जाए या नहीं बताया जाए उसके ऊपर भी थोड़ा आप कह लीजिए लिमिटेशन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसा नहीं होता कि दे शुड बी प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ठीक है, ऐसा प्रावधान यहाँ नहीं है, तो थोड़ा शक्तिशाली है कानून। और यही शक्ति की वजह से ऐसा भी होता रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा समय के कई बिंदुओं पर इसका गैरउपयोग हुआ है। अपनी निजी मंशाओं को पूर्ण करने के लिए इस एक्ट का, यानी कि इस प्रावधान का, प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान का गैरउपयोग हुआ है। और ये आजकल की बात नहीं है, 1975 में भी होता था, 1950 में भी होता था। इनफैक्ट अगर हम लोग ट्रेस करें प्रिवेंटिव डिटेंशन के इस पूरे मामले को भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो 1818 से यह प्रिवेंटिव डिटेंशन यहाँ भारत में किसी भी रूप में, किसी भी क्षेत्र में चल रहा है। आज अक्रॉस इंडिया चल रहा है, मगर इसकी जो शुरुआत है वो बंगाल से हुई थी, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कोई नई बात नहीं है, मगर इसका उपयोग जो है वो थोड़ा विवेकपूर्ण होना चाहिए सरकारों के लिए। सरकारों को इसका उपयोग बहुत ही परवाह करके करना होगा। दे कैन यूज दिस एक्ट, दे कैन यूज दिस पर्टिकुलर प्रोविजंस विथ अटमोस्ट केयरफुलनेस। और यही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश देते हुए भी कोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि भाई आपको अगर इस कानून के ऐसे प्रावधानों का उपयोग करना है तो निसंदेह कीजिए, मगर बहुत ही परवाह करके कीजिए। ऐसे ही यह कानूनों के उपयोग मत किया कीजिए, ऐसे प्रावधान का उपयोग मत किया कीजिए। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कह दिया। देखते हैं आगे। देखिए, संशोधित जो तत्व है इस लेख संबंधी, देखिए जैसे मैंने बताया कि लेख साधारण सा है, मगर उसमें कुछ बातें ऐसी है जिससे हमें जो है आधार मिलता है हमारे अभ्यास का। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यह जो लेख है पूरा, यह लेख एक साधारण सा है, कोई इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं की गई है, मगर इस लेख में से जो हम लोग सब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट कर सके वो सब्जेक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हमने यह कुछ सब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास किया है, जिसके तहत नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और जो लेख में जो थोड़ी बातें की गई है, जो थोड़ी महत्वपूर्ण है, एक दो बातें हैं, वो इसमें हम लोग शामिल कर लेंगे। इसका अभ्यास हम यहीं पे कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून वर्ष 1980 में लागू किया गया। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1980। और तब जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। पूरे राष्ट्र में सुरक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस कानून को लागू किया गया। सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर।
देखते हैं पूर्व भूमिका। भारत में निवारक कैद की शुरुआत ब्रिटिश काल से हो चुकी थी। वर्ष 1818 में बंगाल रेगुलेशन 3, दिस वाज द फर्स्ट एक्ट विच कंटेन्ड द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया। 1818 में जब बंगाल रेसिडेंसी का एफिशिएंटली गवर्नेंस करने के लिए, अच्छी तरह से सरकार शासन करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यानी कि आप कह लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, यह सर्वप्रथम कानून दाखिल किया गया और उस कानून में प्रिवेंटिव डिटेंशन की के प्रावधान जो है उसको रखे गए, ताकि सरकार ऐसे तत्वों की अटकायत कर सके, उन लोगों को हिरासत में ले सके, सरकार को कोई कारण भी ना देना पड़े, सरकार को उसे कॉन्सुलर एक्सेस भी ना देना पड़े, और सिक्योरिटी के मुद्दे पर, सिक्योरिटी के बैनर के नीचे सरकार चाहे उसको गिरफ्तार कर सकती थी या कर सके। शताब्दी पश्चात, यानी कि 100 साल बाद रोलेट एक्ट 1919 भी लाया गया, तो इट ऑल्सो कंटेन्ड द सेम प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, सेम प्रोविजन, और इसलिए भारत के द्वारा इस पूरे एक्ट का विरोध हुआ था, भारत के लोगों के द्वारा। हमने उसे काला कानून कहा था। फिर उसके बाद डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 नामक 2 कानून पारित किए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट में। हालांकि यह भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही था, उसमें कोई शंका की बात ही नहीं है, मगर डिफरेंस कहाँ था? डिफरेंस यहाँ था कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो थे दोनों 1915 और 1939, they were dedicated to foreigners, they were made for foreigners and they were prompted, या आप कह लीजिए they were triggered by World War First and World War Second। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटिश लोगों ने अपने फायदे के लिए यह दोनों कानून जो है वे भारत में लगाए, क्योंकि भारत तब उसका पोजीशन था। ब्रिटिश लोगों के पास भारत का जो स्वामित्व है वो उन लोगों के पास था, तो उसी के तहत इन लोगों ने फॉरेनर्स के लिए, भारत के मूल लोगों के लिए यह एक्ट नहीं था, यह हमें याद रखना है, मगर प्रदेशियों के लिए यह एक्ट था। फिर उसके बाद स्वाधीनता के बाद 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लागू कर दिया गया 1950 में, एंड इट वाज बाय जवाहरलाल नेहरू। he tabled the bill to parliament and the bill was passed, it became act। तो इसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान थे। उसके बाद अगर हम देखिए यहाँ एक हमें जानना है, यह शुरुआत में 1 वर्ष के लिए ही था। इट वाज इनिशियल फॉर 1 year, बट इट एक्सटेंडेड till 1969, till 1969 extended, इसको लंबित कर दिया गया। फिर 1978 में एक मिसा नामक कानून आया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान थे। And this act was specially designed for emergency, क्योंकि इमरजेंसी में विपक्ष के द्वारा विरोध हो रहा था, ओपोजिशन, तो उसको शांत करने के लिए यह कानून लाया गया, और यह कानून में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो प्रावधान थे वे रखे गए, जिसके तहत प्रदर्शनकारियों को आसानी से केंद्र सरकार जो है वो हिरासत में ले सकती है, उनको जेल में बंद कर सकती है। फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया, फिर कई सारे एक्ट आए, जिसमें कई सारे एक्ट में अगर हमें देखना है तो हम नंबर ऑफ एक्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कोफे पासा, मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग को बंद करने के लिए था, इसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की प्रावधान थी। आप उसके बाद देखें तो टाडा, उसके बाद पोटा, और जो हाल ही में नया एनडीए सरकार के द्वारा लाया गया वो है यूएपीए, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो दीज आर द नंबर ऑफ एक्ट्स विच
contains the provision for preventive detention, which is a bit different in comparison to punitive detention. I'm sorry. देखते हैं आगे। देखिए, अगर उस कानून के बारे में हमें थोड़ा और जानना है तो सर्वप्रथम यह कानून एक छोटा कानून है, मात्र 18 धारा है उसमें है। इट ओनली कॉन्स्टिट्यूट्स 18 सेक्शन, 18 सेक्शंस। केंद्र वो राज्य को सशक्त बनाना है, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी शंका के आधार पर करने के लिए। यस, यह कानून जो है वो दरअसल केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो पकड़ है वो पकड़ को मजबूत करता है, और अब अथॉरिटी जो है वो सिर्फ शंका के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, दे कैन अरेस्ट एनीवन। राष्ट्र सुरक्षा व सार्वजनिक शांति को बरकरार रखने के लिए अथॉरिटी के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। यस, अंडर टू बैनर, द फर्स्ट इज नेशनल सिक्योरिटी एंड द अदर वन इज पब्लिक ऑर्डर। इफ नेशनल सिक्योरिटी इज बीइंग वायोलेटेड, then government can provoke the act. If public order is being disturbed, then also this act can be used, and under the provision of preventive detention, anyone can be arrested. कुछ प्रावधानों की वजह से यहाँ पूरा कानून विवादास्पद हो चुका है। यस, देखिए, पूरा कानून तो विवादास्पद नहीं है, मगर इसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा कानून एक विवादों के घेरे में खड़ा है। और ये प्रोविजंस कुछ ऐसे हैं जो जिसका जिक्र हमने किया, विच मीन्स नो काउंसलर एक्सेस, रीजंस भी नहीं बताना कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिस्क्लोज द रीजन ऑफ ए डिटेनी अंडर दिस एक्ट। तो यही सब सारी चीजें हैं जो एग्जीक्यूटिव को बहुत ही ताकतवर बना देती है, और इसका दुरुपयोग भी भरपूर मात्रा में होता है। फिर द डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 12 months विदाउट एनी टाइप ऑफ ट्रायल। तो ये भी एक गंभीर मुद्दा है, ये भी एक जो है एक विवादास्पद प्रावधान है। देखेंगे उसके बाद कुछ प्रावधानों की वजह से यहाँ यह पूरा कानून विवादास्पद हो चुका है, जैसे डिटेंशन विदाउट ट्रायल मैक्सिमम फॉर 12 months, यस, जिसका जिक्र हमने किया। दूसरा, नो काउंसलर एक्सेस, हमें ये याद रखनी है, मैक्सिमम 12 months के लिए। नो काउंसलर एक्सेस इन प्रोसीडिंग्स बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड। देखिए, एडवाइजरी बोर्ड एक होता है सलाहकार, एक सलाहकार आप कह लीजिए निगम, जिसका गठन किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी के तहत जो केसेस होते हैं उसको देखने के लिए, उसकी चकासनी करने के लिए। और इस कमिटी में लगभग एक सिटिंग हाईकोर्ट के जस्टिस होते हैं, सिटिंग हाईकोर्ट जज, एक रिटायर होते हैं, रिटायर हाईकोर्ट जज, और एक व्यक्ति होता है जो कि हाईकोर्ट जज के लिए क्वालिफाई हो सके, क्वालिफाई हाईकोर्ट जज। वो जज नहीं है मगर जज के लिए क्वालिफाइड हो सकता है। 10 years और उसके बियॉन्ड की उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस क्षेत्र में। ठीक है, तो इतने व्यक्तियों के साथ यह एडवाइजरी बोर्ड बनता है। तो ये बोर्ड देखता है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो अटकायत हुई है, जो हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी हुई है, वो कितनी जायज़ है कि नहीं है, वो देखने का काम यह एडवाइजरी बोर्ड करती है। तो प्रत्येक केस, प्रत्येक धरपकड़, कह लीजिए प्रत्येक गिरफ्तारी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत हो रही है या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हो रही है, दे विल बी स्क्रूटिनाइज्ड थ्रू दिस एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वहां भी किसी भी कैदी को, किसी भी डिटेनी को कॉन्सुलर एक्सेस नहीं मिलने वाला, वो अपने वकील से नहीं मिल सकता, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। अंडर एनएसए, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन ऑफ अरेस्ट kept in dark up to maximum 5 days। यस, अंधेरे में महत्तम 5 दिन के लिए ही रखा जा सकता है किसी भी डिटेनी को। अगर उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसको 5 दिन तक, अगर हमारे सुरक्षा एजेंसी वाले उसे नहीं बताए उसका कारण, उसकी गिरफ्तारी का, तो चलेगा, मगर 6ठे दिन तो बताना ही पड़ेगा। और अगर
असामान्य संजोग हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सिक्वेंसेस हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो, देन दिस टाइम कैन बी डिलेड अप टू मैक्सिमम 10 days, यानी कि 5 दिन और बढ़ सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में मैक्सिमम 10 days, मगर बियॉन्ड 10 days देयर इज नो प्रोविजन बियॉन्ड 10 days। आपको 10 दिन के अंदर डिटेनी को कारण आपको बताना ही बताना है। भले किसी भी प्रावधान आपने लगाए हो, भले किसी भी कानून के तहत गिरफ्तारी हुई हो, मगर मैक्सिमम अप टू 10 days दे कैन पोस्टपोन इट, एंड इट्स इन अ 2 स्टैंड्स, नॉट इन अ सिंगल स्टैंड्स। फर्स्ट स्टैंड इज अप टू 5 days, फिर ऐसा लगे कि अभी भी ज़रूरत है, अभी भी कुछ माहिती निकल सकती है या किसी भी कारण, तो ऐसा संजोगों में 10 दिन तक, महत्तम 10 दिन तक यह जो गिरफ्तारी है उसका कारण डिस्क्लोज करने से रोका जा सकता है। मगर आफ्टर 10 days दे नीड टू बी डिस्क्लोज। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कुछ प्रावधान ऐसे भी है कि राष्ट्र सुरक्षा के मामले को आगे दिखाकर यह जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है वो कारण देने से बचती है। मगर हमें याद रखना है कि पहले 5 दिन तक, फिर जरूरत पड़ी तो 10 दिन तक ये कारण रोका जा सकता है, उसके बाद उसे बताना ही पड़ेगा कि आपकी गिरफ्तारी जो है वो क्यों की गई है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि तो प्रत्येक कानून की तरह इस कानून के भी 2 पक्ष है, एक उसका महत्व है, दूसरा उसका क्रिटिसिज्म है। महत्व इसका यह है कि यह राष्ट्र सुरक्षा के बारे में सोचता है। राष्ट्र सुरक्षा के संदर्भ में जो कोई खतरा हो, उसे वह खतरा को अंजाम देने से पहले ही यह कानून जो है वो उसे उठाने की शक्ति प्रदान करता है, उसको हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान करता है हमारी एग्जीक्यूटिव को। और अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो यह क्रिटिसिज्म एक ये है कि पहला क्रिटिसिज्म तो ये है कि इसके आंकड़े नहीं मिलते हैं, बिकॉज देयर इज नो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs, नो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स। अगर FIR नहीं होंगी तो NCRB को आंकड़े नहीं मिलेंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये इसका बड़े से बड़ा एक हम लोग कह सकते हैं डिमेरिट है। दूसरा, एक रिसर्च के अनुसार लगभग आज दिन तक 14 लाख लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। तो यह भी एक भीति है कि यह 14 लाख में से 50% ऐसी गिरफ्तारी होंगी जो कि अवैध होंगी, जिसकी जरूरत ही नहीं होगी कि यह कानून का उपयोग किया जाए उस गिरफ्तारी में। तो ऐसी गिरफ्तारी 50% होनी चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। ठीक है, तो दिस वाज द एंटायर एक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अंडर विच प्रिवेंटिव डिटेंशन इज मेंशन्ड, the provision for preventive detention is mentioned there, and our executive and legislature are using it extensively। और उसके एक्सटेंसिव उपयोग को ही रोकने के लिए हमारी जुडिशरी को समय दर समय रेगुलरली उसे इंटरवेन करना पड़ता है, हस्तक्षेप करना पड़ता है, और राज्य सरकारों को उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव को अपनी जगह जो है, वास्तविक जगह वो दिखानी पड़ती है। और इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट सामने आई और उत्तर प्रदेश सरकार को, वहाँ की एग्जीक्यूटिव को उसकी जगह दिखा दी कि भाई आप जैसे बोलोगे वैसा नहीं चलेगा, संविधान जैसा बोलेगा वैसा चलेगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पूरा लेख देखा और उसमें से जो सामान्य अभ्यास के एक्सट्रैक्टेड तत्व थे, जिसमें हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात की, प्लस अन्य जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान वाले एक्ट है उसकी जो है सूची देखने का भी प्रयास किया, और के डिमेरिट्स और इसके मेरिट्स की भी ब्रीफली बात की। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड UPSC। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।